YouTube channel Bharat on the Map. So today we are going to discuss on the topic that is pancreatic cancer. Uh, तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पब्लिश हो रखा था पिछले वीक में ही संडे को। तो ये आर्टिकल मेनली ये बताता है कि जो पैंक्रियाटिक कैंसर है ये ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए मेजर ग्लोबल चैलेंज है। और इस चैलेंज से उभरने के लिए अभी क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है कैलिफोर्निया की, उन्होंने एक मेडिसिन डेवलप करी है। और वो मेडिसिन क्या है कि अभी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है, ट्रायल फेज में है। तो वो इस आर्टिकल में वो उन्होंने यही बताया, जो इसके जो मेन राइटर है उन्होंने ये समझाया कि पैंक्रियाटिक कैंसर कैसे डेंजरस है आज के टाइम ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। तो हम इस आर्टिकल को समझते हैं कि सबसे पहले चीज हम इस आर्टिकल को तीन भाग में डिवाइड करेंगे। वी विल डिवाइड इनटू थ्री फेज। पहला फेज ये होगा कि पैंक्रियास क्या होता है, बॉडी में कहाँ है पैंक्रियास, इसका काम क्या होता है। दूसरा, क्या कारण है कि पैंक्रियाटिक कैंसर डेवलप हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। तीसरा, उससे अब ये जो दवाई बनी है तो वो क्या रिजल्ट शोकेस कर रही है और क्या कारण से ये कैंसर जो है कि बॉडी में डेवलप हो जाती है। तो पहली चीज ये देखते हैं कि ये पैंक्रियास बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो आप ये देख सकते हो, तो पैंक्रियास जो है कि स्टोमक के जस्ट पीछे ये लोकेटेड होता है। और इसका आप देख सकते हो कि जो इसका हाइट और इंच होता है, ये 6 फीट का इंच होता है, 6 फीट के लॉन्ग होता है ऑलमोस्ट। और उसके बाद ये क्या है कि लीवर और स्प्लीन के पास से सराउंडेड होता है। और इसके नीचे जस्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिख जाएगा। तो ये कहाँ पे होता है ये आपको समझ आ गया। अब इसके तीन सेक्शन होते हैं, एक तो हेड, एक उसके बाद टेल, और दूसरा क्या होता है इसका बॉडी, बीच में बॉडी होती है। अब क्या होता है, कैंसर इन तीनों में से कहीं भी डेवलप हो सकता है, कोई भी पार्ट में डेवलप हो सकता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि पैंक्रियास काम क्या करती है, व्हाट इज द यूज ऑफ पैंक्रियास इन आवर बॉडी। क्योंकि अब पैंक्रियास, यहाँ बात हम पैंक्रियाटिक कैंसर की कर रहे हैं, लेकिन पैंक्रियास का काम क्या होता है ये भी तो जानना जरूरी है। तो ये देखते हैं कि पैंक्रियास काम क्या करता है। तो पैंक्रियास, यहाँ पे जो राइटर है वो बताते हैं कि पैंक्रियास का मेनली दो फंक्शन है, जो कि दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है, दूसरा एंडोक्राइन फंक्शन होता है। इन दोनों में एकदम क्विक डिफरेंस देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो जो राइटर है वो बोलते हैं एक्सोक्राइन फंक्शन जो होता है मेनली पैंक्रियास, ये मेनली 95% जो काम होता है एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करने का होता है पैंक्रियास का। और इंडोक्राइन फंक्शन जो होता है ओनली 5% काम होता है पैंक्रियास का परफॉर्म। अब एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है। पैंक्रियास क्या करता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट करता है। वो एंजाइम्स क्या करता है कि जो भी अपन खाना खाते हैं, उसके जो भी खाना लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, वो सारा चीजों को ब्रेक डाउन करता है। और ये ब्रेक डाउन करके कहाँ भेजता है, हमें ब्लड में। और ब्लड ब्लड से वो कहाँ जाता है, ब्लड से हमारे सेल में जाता है, और सेल से हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है। और एक और काम ये क्या कर साथ में एक और काम क्या करता है कि ये पीएच भी बैलेंस करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि स्टोमक में हमारे HCl एसिड होती है। वो एसिड क्या होता है कि जैसे हम कभी कुछ ऐसा वैसा खा ले तो वो एसिड हमारे ऊपर तक, हमारे मुंह तक आ जाती है। कभी कभी आप देखा होगा कि एसिडिटी जब हो जाती है तो वो, ये जो पेनक्रियास होता है, ये पीएच भी बैलेंस करने का काम करता है। अब जो इंडोक्राइन फंक्शन होता है वो 5% जो यहाँ पे बता रहे हैं राइटर, वो ये बोलते हैं कि ये एक तो इंसुलिन, ये एक तरह का हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन डेवलप करता है। दूसरा ग्लूकागॉन करके एक हार्मोन होता है, ये दो हार्मोन ये रिलीज करता है बॉडी में पैंक्रियास। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन क्या करता है, जब ब्लड शुगर बढ़ जाती है बॉडी में, जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो ये शुगर का लेवल को डाउन करता है। और जो ग्लूकेजन जो है, ग्लूकेगॉन जो है, ये क्या करता है कि जब ब्लड शुगर का लेवल लो हो जाता है तो ये हाई करने का काम करता है। तो अपन को ये समझ आ गया कि पैंक्रियास का काम क्या होता है। एक तो पहली चीज की ये इंसुलिन को भी रेगुलेट करता है, मतलब ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करने का काम करता है। अब आप देखा होगा कि डायबिटिक पर्सन जो होते हैं उनके में यही प्रॉब्लम आ जाती है कि वो, उनका क्या होता है, पैंक्रियास इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में रिलीज नहीं कर पाता। तो वो डायबिटिक हो जाते हैं। डायबिटिक में भी दो टाइप होता है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में ये होता है कि इंसुलिन पूरा का पूरा काम करना बंद हो जाता है, रिलीज होना बंद हो जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि इंसुलिन काम तो करता है बट प्रॉपर बॉडी को वो इंसुलिन मिल नहीं पाती। वो काम तो करता है बट इंसुलिन उसको मिल नहीं पाती। तो आपने देखा होगा कि टाइप 1 डायबिटिक को एक इंसुलिन की सुई भी लगाते हैं। जब कोई पर्सन ऐसा डायबिटिक पर्सन हो जाता है तो उसको इंसुलिन की सुई भी देनी पड़ती है कि उसका इंसुलिन रेगुलेट होता रहे। अब हम देखते हैं कि ये पैंक्रियाटिक कैंसर है क्या और ये डेवलप कैसे होता है। मेनली डेवलप, तो इतना बड़ा जो तामझाम ये स्लाइड में दे रखा है ये हम नहीं समझे, हम सीधा समझेंगे कि पैंक्रियाटिक कैंसर कैसे डेवलप करता है।
तो सबसे पहली चीज कि हम ये देखते हैं कि कैंसर डेवलप होता कैसे, कोई बॉडी में कहीं कोई भी पार्ट में कैंसर डेवलप कैसे होता है वो समझते हैं। तो कैंसर डेवलप होने का क्या कारण है कि जो हमारे बॉडी में जो क्या होता है कि सेल्स होते हैं, बॉडी हमारा क्या टिश्यू जो क्या होता है वो टिश्यू, बॉडी में टिश्यू होते हैं। अब ये टिश्यू क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं। अब ये सेल्स क्या करता है, ये सेल्स जो होता है, ये सेल्स में क्या होता है कि कुछ जीन्स अवेलेबल होते हैं। जीन्स क्या होता है कि एक तरह का कोड होता है जो कि क्या करता है कि ये कोड स्टोर करके रहता है और ये ट्रांसफर करता है, ये सेल क्या करता है, ट्रांसफर करता है उस कोड को ब्लड में। तो अब ये देख, सॉरी ब्लड में नहीं, मतलब सेल्स में ट्रांसफर करता है। और ये कैसे ट्रांसफर होता है, जैसे डीएनए हो गया, डीएनए को आप डीएनए पता होगा, डीएनए से ये क्या होता है, आरएनए बनता है। आरएनए क्या करता है, ये आरएनए ये क्या करता है कि डीएनए का जो भी इंफॉर्मेशन है वो इससे ट्रेवल होकर आरएनए में जाता है और फिर सेल्स में जाता है, ऐसे काम करता है। तो सेल्स सेल्स में ऑलरेडी जीन्स होती है। वो जीन्स क्या काम करती है कि ये जीन्स इसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके रखता है और वो फिर बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो अब जब भी कोई बॉडी में कैंसर डेवलप होता है तो वो क्या करता है कि कैंसर में क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स हो जाते हैं। एबनॉर्मल मतलब कि सेल्स क्या होता है, सेल्स खुद में ही क्या काम करता है कि ग्रो करता जाता है। जितना उसे जब ग्रो करना होता है ग्रो करता है, जब डिवाइड करना होता है डिवाइड करता है। जब ये सही काम करता है तो जब इसे सेल को ग्रो करना होता है ग्रो करता है, डिवाइड होना होता है डिवाइड होता है, और जब जरूरत होती है तो रुक जाता है। डिवीजन और इसका ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन जब कैंसर डेवलप होती है बॉडी में तो कैंसर में क्या होता है कि ये जो सेल का होता है अनकंट्रोलेबल, ये सेल क्या होता है, इंक्रीज ही करता रहता है, डिवाइड ही होता जाता है, डिवीजन होता ही रहता है सेल्स का। जिसके कारण क्या होता है, एक टाइम ये गांठ बना देता है और ये गांठ जो होता है इसी को हम ट्यूमर बोलते हैं और ये कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, इतना हम समझ गए कि ये कैंसर कैसे डेवलप होता है, ये हमें समझ आ गई। मैंने बताया कि हर सेल में एक जीन कैरी होता है और वो जीन जो जीन कैरी होता है वही क्या होता है कि वो सेल क्या होता है कि जब एबनॉर्मली ग्रो ही करता रहे, वो स्टॉप ना कर पाए, तो उसमें क्या होता है कि कैंसर डेवलप हो जाता है। तो हर सेल में एक जीन कैरी होता है वो। अब जो पैंक्रियाटिक कैंसर का जो कारण है उसमें जो जीन कैरी होता है वो केआरएस जीन होता है। ये केआरएस जीन यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन होता है। अब ये केआरएस जीन क्या करता है, इसी का काम होता है कि सेल को डिवाइड करना और सेल को ग्रो करना। बट जब ये क्या होता है, म्यूटेट कर जाता है। म्यूटेट का मतलब यहाँ क्या है कि जब उसमें कुछ खराबी आ जाती है तो ये क्या होता है, एबनॉर्मली उसे ग्रो ही करता रहता है, वो स्टॉप हो ही नहीं पाता। जबकि केआरएस जो जीन होती है इसका काम होता है जब जो भी जरूरत, जिस टाइम जरूरत होती है सेल को डिवाइड होने की या ग्रो करने की, तो वो डिवाइड और ग्रो होता रहता है, और जब जरूरत नहीं होती तो वो ऑफ हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ कि आप मतलब बहुत इजीली समझ पाओ। तो एग्जाम्पल ऐसे समझो कि जो ये केआरएस है, ये एक तरह का जीन होता है सेल्स में, जीन का काम करता है। अब ये क्या होता है कि एक तरह का ट्रैफिक पुलिस की तरह समझ लो। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ बस कि आप समझ पाओ, इजीली समझ पाओ। ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। जिस समय लगता है इसको कि भैया जिस समय इसको लगता है भैया सेल्स को ग्रो करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, तो ये ग्रीन सिग्नल दे देता है। तो ग्रीन सिग्नल में ये हो जाता है। और जब इसको लगता है कि नहीं नहीं इसको रोकना है, तो भैया क्या करता है, ये रेड सिग्नल दे देता है। रेड सिग्नल देता है, रेड सिग्नल करता है, ये ऑफ हो जाता है। ऑफ होने के बाद जैसे ये ऑफ होगा तो सेल ग्रो करना बंद हो जाता है। लेकिन उसी टाइम जब ये म्यूटेट होता है, म्यूटेट मतलब कुछ गड़बड़ी आ गई इस सेल में, इस जीन में कुछ गड़बड़ी आ गई, और जब गड़बड़ी आ जाती है उसके बाद ये लगातार बढ़ता ही जाता है, सेल बढ़ता ही जाता है। इसका जो रेड सिग्नल होता है वो काम ही नहीं करता। अब जब ये रेड सिग्नल नहीं काम करता, ये बाद में जाके कैंसर का रूप ले लेता है, और ये कैंसर ही क्या करता है, पेंक्रियाटिक कैंसर का डेवलप करता है। तो हमें ये समझ आ गया कि केआरएस जो है वो क्या है, एक तरह का जीन है जो कि सेल में होता है। और वो जीन ही क्या करता है कि सेल को डिवाइड और ग्रो करने में मदद करता है। जिस समय बॉडी को सेल को ग्रो करना होता है तब ये केआरएस उसे ग्रो कर देता है, जिस समय इसे स्टॉप करना होता है स्टॉप करता है। लेकिन जब ये म्यूटेट हो जाता है, म्यूटेट मतलब कुछ गड़बड़ी आ जाती है इस जीन में, तब ये अनकंट्रोल में क्या होता है कि ये ग्रो ही होता रहता है, स्टॉप नहीं हो पाता है। तो ये कारण है कैंसर डेवलप होने का। यही सेम रीजन होता है कि जब कोई भी कैंसर डेवलप होता है, चाहे वो कहीं भी बॉडी के कोई भी बॉडी के पार्ट का कैंसर हो। अब मैंने इतना समझा दिया कि पैंक्रियास का काम क्या होता है और कैंसर जो होता है वो कैंसर कैसे डेवलप, मतलब कैंसर डेवलप होने का कारण क्या है, ये समझ आ गया अपने को। अब ये भी समझा दिया कि हर सेल में कुछ ना कुछ जीन होता है, एक जीन होता है, वो जीन क्या होता है, एक कोड फॉर्म में होता है, वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है। राइट, इतना हमें समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब राइटर बोलते हैं कि हमें जो पैंक्रियाटिक कैंसर है वो उसको बहुत जरूरत है उसके अटेंशन की, क्योंकि इसमें क्या है कि डेथ रेट बहुत ज्यादा है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था अभी तक। मैंने अभी ऑलरेडी पहले ही मेंशन कर रखा था। अब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या है एक दवाई बनाई है। उस दवाई का क्या है कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, अभी ट्रायल फेज में ही है। तो
आर्टिकल में उसके बारे में ही मेंशन है, तो आगे हम वही देखते हैं कि वो दवाई कैसे उसको कंट्रोल करती है। अब क्या होता है कि जब कोई बंदा पैंक्रियाटिक कैंसर से पैंक्रियाटिक कैंसर उसमें डेवलप हो जाता है, तो सबसे बड़ी चीज है कि इसमें सर्वाइवल रेट कम हो जाता है, क्योंकि ये जो इसका जो डायग्नोसिस रेट है बहुत बहुत मतलब हाई रेट है, क्योंकि ये पहले डायग्नोस नहीं हो पाता, बाद में जाके मतलब बाद में कब, जब स्टेज 3 स्टेज 4 में जब ऑलरेडी सारी चीजें खराब हो जाती है, तब जाके ये डायग्नोस हो पाता है कि हाँ भैया हमें क्या है कि इस बंदे को या किसी को पैंक्रियाटिक कैंसर हो रखा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि क्या है कि डायग्नोस नहीं हो पाता फिर सबसे पहले। और इसके कारण क्या है कि, और ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कैंसर के कारण जो लीडिंग मतलब इतने सारे कैंसर डेवलप होते हैं बॉडी में, बट जो थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए तो ये पैंक्रियाटिक कैंसर है, जिसके कारण डेथ डेथ होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप यहाँ भी देख सकते हो कि उन्होंने कंपेयर भी करा है कि ब्रेस्ट कैंसर में 5 ईयर की सर्वाइवल रेट है 91%। प्रोस्टेट में देखा जाए, प्रोस्टेट जो इसके बारे में कभी आगे न्यूज आता है तो मैं समझाऊंगा प्रोस्टेट क्या होता है। तो 98% होता है, और पैंक्रियाटिक में ऑलमोस्ट बहुत मिनिमम है, 13% ही है जो कि सर्वाइवल रेट है। तो सबसे कम सर्वाइवल रेट अगर किसी में दिख रहा है तो यहाँ पे दिख रहा है पैंक्रियाटिक में। अब ये समझते हैं कि ये कैंसर, मतलब ये कैंसर डेवलप कैसे कर सकता है किसी बॉडी में। सबसे पहली चीज स्मोकिंग। अगर जो बंदा, कोई भी अगर ऐसा इंसान है जो स्मोकिंग करता है, तो उसमें चांसेस हो सकते हैं कि उसे पैंक्रियाटिक कैंसर डेवलप हो सके। दूसरा, ओबिसिटी, मतलब मोटापा और डायबिटीज। अगर वो नॉर्मली देखा जाए, जो बंदा ओबिसिटी से ओबिसिटी जिसमें डेवलप हो रखी है, तो वो बंदा ऑलरेडी डायबिटिक भी हो जाता है, क्योंकि हमारा क्या है कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम नॉर्मल है कि ओबिसिटी वाला बंदा डायबिटिक हो जाता है, क्योंकि इसमें इसमें देखो मेंशन भी है कि एक्सेस फैट कॉजेज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन डायबिटीज इन बोथ सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर। तो दूसरा कारण तो ये है कि ओबिसिटी, अगर कोई बंदा ज्यादा ओबेस है, ज्यादा फैट है, तो और या डायबिटिक पर्सन है, तो उसमें भी कारण हो सकता है कि पैंक्रियाटिक कैंसर डेवलप हो। तीसरा यहाँ पे बोल रहे हैं कि फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है जीन का। अब ये यहाँ पे एक BRCA1 बता रहे हैं, ये एक तरह का जीन होता है जो सेल में होता है। ये भी क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब मैंने ही समझा दिया, पहले ही समझा दिया कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए जीन में। तो वो ये बोल रहे हैं कि कोई ये हेरिडिटी के भी चांसेस हो सकते हैं, मतलब ऐसा चांस हो सकता है कि हेरिडिटी के कारण किसी बंदे को पैंक्रियाटिक कैंसर डेवलप हो जाए। दूसरा, चौथा ये है कि अब क्या है कि बहुत टाइम तक उसका क्या हो कि पैंक्रियाज में इन्फ्लेशन रहे, और इन्फ्लेशन के कारण क्या हो कि ये पैंक्रियाटिक कैंसर डेवलप कर जाए। मोस्टली देखा जाए तो मोस्टली ये 45 के एज के बाद ही डेवलप होता है, देखा जाए तो, मतलब ऐसा जब साइंटिस्ट ने इसको रीड किया और बहुत अच्छे से समझा, तो इसमें ये समझा कि 45 के एज के बाद ज्यादा डेवलप करता है। और ये ज्यादातर मोस्ट कॉमन है मेन में। और और बहुत, और दूसरी चीज है कि अगर कोई अल्कोहल ले रहा है और उसकी डाइट बहुत ऐसी वैसी है, तो उसमें भी चांसेस है कि उसको पैंक्रियाटिक कैंसर आ जाए। अब इन्होंने मेंशन करा है कि डाइट क्या डाइट होती है तो ज्यादा चांसेस है, तो हाई रेड मीट आपको पता है कि हाईली मतलब फैट होती है उसमें। तो इसका भी कारण हो सकता है, अगर कोई रेगुलर रेड मीट का भी कंजम्पशन करता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, पैंक्रियाटिक कैंसर हो सकते हैं। या कोई प्रोसेस फूड भी लेता है अगर बहुत ही रेगुलरली, तो उसका भी कारण हो सकता है कि उसको पैंक्रियाटिक कैंसर डेवलप हो जाए। और कोई बंदा ऐसा हो जो कि बहुत ही हैवी अल्कोहल हो, जो बहुत ज्यादा दारू पीता हो, तो उसका भी चांस हो सकता है कि उसको पैंक्रियाटिक कैंसर हो जाए। तो ये सारे कारण है कि जो कारण बनते हैं पैंक्रियाटिक कैंसर के, राइट। अब राइटर ये बोलते हैं कि पैंक्रियाटिक कैंसर का अभी इससे पहले तक सब क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि जब ये कोई बंदा पैंक्रियाटिक कैंसर से किसी को डेवलप हो जाती थी, तो इसका केमोथेरेपी भी जो होती है कैंसर की, उसका भी सक्सेसिव रेट बहुत बहुत लो रहा है। अब अगर मान लो कि यहाँ पे किसी को पैंक्रियाटिक कैंसर हो जाए, भगवान ना करे किसी को ऐसा हो, खुदा ना खास्ता, लेकिन अगर किसी बंदे को होता है, तो वो क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये बहुत ही इनर पार्ट में बॉडी के होता है, तो इसका जो ऑपरेशन होना भी बहुत मुश्किल है इसका, क्योंकि ये बहुत ही डीप, बहुत ही अंदर होता है बॉडी पार्ट में, तो इसका ऑपरेशन करना थोड़ा मुश्किल है डॉक्टरों के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है पैंक्रियाटिक कैंसर में, अभी तक रहा है। तो इसके लिए ही हमें, इसके लिए क्या है कि अभी तक साइंटिस्ट इस पे R&D कर रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे थे कि कोई ऐसी दवाई बने जो 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 जीन जो हमने बताया था कि KRS, उसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है कि सेल सिर्फ ग्रो ही होता रहता है, रुकता नहीं है। तो उस चीज को उन्होंने न्यूट्रलाइज करने के लिए दवाई बनाया, मेडिसिन की खोज किया अभी तक। तो वो अभी जाकर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन ने वो दवाई क्या है कि बनाई है। तो वो देख लेते हैं वो दवाई कौन सी है।
यहाँ देखते हैं कि ये यहाँ पे न्यू अपडेट और होप और पेशेंट। अब जो बंदा ऑलरेडी डेवलप कर रखा है पैंक्रियाटिक कैंसर, उसके लिए ये सबसे बड़ा होप है, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी दवाई नहीं थी जो कि उसको न्यूट्रलाइज कर पाया। अब जाके वो दवाई मतलब मार्केट में आई, अभी तो मतलब क्लिनिकली देखा जाए तो वो ट्रायल में चल रही है, बट ट्रायल में रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो एक तरह का होप है पेशेंट के लिए। अब यहाँ पे देखो कि मैंने बताया था कि KRS जीन जो है ये म्यूटेट है, इसमें कुछ गड़बड़ी, म्यूटेट्स का मतलब मैंने बता दिया कि गड़बड़ी आती है। ये क्या होता है कि ट्रैफिक सिग्नल हमेशा के लिए ऑन हो जाता है, मैंने एग्जांपल समझाया। और ये क्या होता है, सेल डिवाइड एंडलेसली, सेल्स का क्या होता है, डिवीजन होता ही रहता है, रुकता ही नहीं है डिवीजन। अब ये जो दवाई आई है डेराजोनरेजिब करके, तो ये क्या करता है कि सीधा अटैक करेगा इस पे जीन पे, इस जीन वाले जो KRS जीन पे, इसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा। जो सेल डिवाइड होती रहती है एंडलेसली, उसको स्टॉप करके और फिर उसके बाद सेल को रोक देता है कि हमेशा वो एंडलेसली डिवाइड ना होता रहे। तो सेल को क्या करता है, वो स्टॉप करता है डिवाइड होने से। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेंशन है कि स्टैंडर्ड कीमोथेरेपी यूज होता था, उसमें बंदा क्या होता है, 6.5 मंथ ही सर्वाइवल रेट है। मतलब अगर देखा जाए तो कितने मंथ और वो जी सकता है, सर्वाइवल रेट क्या है उस बंदे की, अगर मानो पैंक्रियाटिक कैंसर से पैंक्रियाटिक कैंसर डेवलप कर लेता है, तो फिर वो 6.5 मंथ ही कीमोथेरेपी से जी सकता है। बट ये दवाई के बाद ये 13.5 मंथ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है सर्वाइवल रेट। अब ये देखते हैं कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये दवाई बनाई है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया रिवॉल्यूशन मेडिसिन। ये रिवॉल्यूशन मेडिसिन कैलिफोर्निया की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि उन्होंने ये दवाई डेवलप करी है, अभी क्लिनिकल ट्रायल में है। तो उन्होंने FDA से अभी इसको एक्सपेंशन मांगा है, परमिशन मांगा है कि इसको हम और फुल लेवल पे ट्रायल करना चाहते हैं। तो ये कब मांगा है, मई 2026 में मांगा है उन्होंने। और अब ये FDA क्या है, FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो कि अमेरिका की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यही अलाउ करती है मेडिसिन को चेक करके कि ये मेडिसिन सही है या गलत है, या मेडिकल रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट्स हो, उसको भी ये ऑर्गेनाइजेशन ही क्या करती है, अलाउ करती है कि यूज होगा या नहीं होगा। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि एक TT फील्ड करके एक कंपोनेंट है जो कि यूज होता है कि कैंसर सेल्स को रोकने का, वो डिवाइड ना होता रहे। तो ये TT फील्ड क्या है, तो ये TT फील्ड एक तरह का बेल्ट होता है, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है ये, बेल्ट की तरह। जैसे सोना स्लिम बेल्ट आता था एक टाइम, आपने देखा होगा उसका एडवर्टाइजमेंट, वैसे ही एक तरह का ये बेल्ट होता है, जो कि आप अपने पेट के एरिया में या स्टोमक के एरिया में उसको जब आप पहन लेते हो, डाल लेते हो उसको, तो वो क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। बहुत हाई रेंज में नहीं होता, बहुत लो रेंज का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो क्या करता है कि कैंसर सेल को डिस्टर्ब करता है, खत्म करता है, डिवीजन होने से रोकता है। और वो ऐसे वो नॉर्मल सेल्स पे नहीं करता, वो सिर्फ उसी सेल्स को हार्म करता है जो सेल कैंसर सेल्स डेवलप कर रहा है, ना कि नॉर्मल सेल्स को वो खराब करे। तो नॉर्मल सेल्स को खराब नहीं करता, हार्म नहीं करता, वो सिर्फ वो सेल्स को डैमेज करता है या खराब करता है, जो सेल डिवीजन करता रहता है, डिवीजन ही होता रहता है उस सेल का, उस सेल को वो डैमेज करता है, रोकता है। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक गैजेट जो है, ये भी बहुत हेल्पफुल है आज के टाइम, देखा जाए तो पैंक्रियाटिक कैंसर को रोकने के लिए। और भी सारे कैंसर के लिए भी बनाए हैं, सिर्फ पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए नहीं बना। तो ये सारे कैंसर में ये जो कंपोनेंट है ये यूज होता है। बट हमें देखा जाए तो हमें ये सोचना होगा, हमें ये तो समझ लिया कि ये सारी चीजें, बट आज के टाइम अब दवाई तो चलो दवाई मानो कल के दिन ये अप्रूव भी हो जाती है, मानो कल के दिन ये दवाई अप्रूव भी हो जाती है। अब कल के दिन ये दवाई अप्रूव भी हो जाती है, तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दवाई मेडिसिन तो बन जाती है, मेडिसिन तो बन गई, मानो ये 100% रिजल्ट भी दे रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि मानो कि ये दवाई तो आ जाए मार्केट में, अब इसका जो कॉस्ट हो वो बहुत ज्यादा हो, तो सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, सबसे बड़ी चीज। तो हमें ये भी देखना होगा कि ये अफोर्डेबल हो। कोई भी मेडिसिन, ऐसी चीज, मेडिसिन और हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा होना चाहिए कि सबको अफोर्डेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल सबके लिए होना चाहिए। तो हमें पहली चीज तो ये ध्यान रखना होगा कि मेडिसिन का जो भी दाम हो वो मतलब अफोर्डेबल दाम होना चाहिए सारे लोगों के लिए। ऐसा ना हो कि दाम ही इतना रख दें कि ये कोई खरीद ही ना पाए, इलाज ही ना करा पाए, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि इसका R&D करने का और इतना डेवलपमेंट करने का कोई मतलब नहीं है फिर। दूसरी चीज ये समझते हैं कि अब हमारे देश के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में क्या, R&D जो होती है, R&D में बहुत कम पैसा लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अब आप सोचो ना, एक प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ सेक्टर में, कोई सिंगल प्रॉब्लम नहीं है। आप एक चीज देखो, किडनी अगर किसी की फेल हो गई तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हेल्थ केयर में, क्योंकि किडनी या तो आपको दूसरा ही लेना होगा, तो इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अपने अपने, उनको R&D में पैसा देना चाहिए, R&D में बहुत पैसा डालना चाहिए। इतना इतना तो डालना ही चाहिए कि एटलीस्ट वो कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाए वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि ऐसी ऐसी बीमारियां भी हैं जिसका आज भी कोई सॉल्यूशन नहीं है।
जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि किसी का किडनी फेलियर हो गया, किडनी खराब हो गया दोनों, तो उसे डायलिसिस ही करानी पड़ती है। उसके अलावा कोई सोल्यूशन, और डायलिसिस का जो खर्च है बहुत ज्यादा है। एक और डायलिसिस हर वीक में 2 बार करानी पड़ती है या 3 बार, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम होगा, जो जैसी भी कंडीशन होगी पेशेंट की, उस हिसाब से। तो तो हमें यहाँ ये भी देखना है कि हमारे गवर्नमेंट को ये चीज पे ध्यान देना होगा कि R&D पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करे, एजुकेशन बढ़ाए। अब जैसे कि हमें पता है कि अभी कल के दिन हमने देखा कि एक न्यूज आर्टिकल मैंने डिस्कस करा था कि वहां पे क्या है कि नीट का पेपर लीक हो जाता है। तो आप खुद सोचो कि अगर नीट का पेपर लीक हो जाता है, तो लीक वाले, अगर कल के दिन पता ही नहीं चलता हमें कि वो पेपर लीक हुआ है, तो वहां हो सकता है कि ऐसे बंदे भी डॉक्टर बन के जाते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, और वो कल के दिन वो फिर क्या करते हैं, हमारे लिए तो नेगेटिव ही इफेक्ट, नेगेटिव ही होता है ना वो बंदा। क्योंकि कल के दिन वो ऐसे आदमी बन के जाता है डॉक्टर, वो हो सकता है गलत इलाज कर दे बंदे का, और वो बंदा कोई भी पेशेंट का, और पेशेंट मर जाए। तो फिर अगर गवर्नमेंट को हम बहुत ही सोच समझ के हर चीज का स्टेप लेना चाहिए, और इसलिए हमें सोचना होगा कि कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ पे नहीं। आज के टाइम गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है ये सब चीजों से। और जो बाहर की कंट्री है, खासकर यूएसए, वो अपना R&D में बहुत पैसा देती है, चाइना R&D में बहुत पैसा देती है। तो इंडिया को ये चीजें सीखनी होगी, इंडिया की गवर्नमेंट को भी सीखनी होगी कि हमें R&D डेवलप करनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम अगर रिलीजियस वैल्यू और कास्ट, ये सब चीजें फंस के रह जाए, तो कभी भी कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकता। और आज के टाइम यही सबसे बड़ा डिमेरिट हो चुका है इंडिया के लिए, कि गवर्नमेंट जो है जितने भी बजट लाती है, वहां पे कहीं R&D की बात नहीं करती, कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के का बात नहीं करती, वहां पे एलोकेट नहीं करती बजट। ये तो हमें, हम जो भी जनता है इस देश को, ये समझना होगा कि हम हमारी कंट्री को क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती है, क्या हमारे कंट्री को आगे बढ़ा सकती है। इसलिए हमें खुद आवाज बनना होगा आज के टाइम। तो आज का होप करता हूँ कि सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और ज्यादा इसको ना लेंदी बनाते हुए इसको यहीं खत्म करते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, और प्लीज मेरे वीडियो को सपोर्ट करो, शेयर करो, जितना हो सकता है शेयर कर दो। क्योंकि ये जो कोई भी अगर इसको देखना चाहे, वो कुछ ना कुछ सीख के ही जाएगा मेरे वीडियो से, ये मेरी गारंटी है। और आने वाले टाइम में अपनी वीडियो को और भी इम्प्रूव करूंगा, चाहे वो मेरे कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हो, चाहे मेरे वीडियो की ग्राफिक्स से। तो आप थोड़ा वेट करो, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, तो बस थोड़ा समय दो आप उसको। लेकिन मेरे पास ये गारंटी है कि मैं जो कंटेंट दूंगा, वो कंटेंट बहुत अच्छा होगा, और वो कंटेंट आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।